वेलकम टू द सीरीज ऑफ जीएस ज्योग्राफी एनसीईआरटी सूत्र। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपने प्रीवियस लेक्चर को कंप्लीट कर लिया होगा, जिसमें हमने बात की थी कि कैसे एटमॉस्फेयर हमारे लिए एक प्रोटेक्टेड लेयर की तरह बिहेव करता है। अब देखिए, एटमॉस्फेयर सिर्फ वहीं तक लिमिटेड नहीं है। इसके बाद में एटमॉस्फेयर हमारे लिए हीट मैनेज का काम भी करता है। तो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड टुडेज टॉपिक, सोलर रेडिएशन, हीट वेव्स एंड टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। यू नो वेरी वेल कि जब भी टेम्परेचर किसी भी एक्सट्रीम लेवल पे चला जाता है तो हम उसको बियर नहीं कर पाते हैं। बट देयर आर मल्टीपल फैक्टर जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है अर्थ का वो वेरी करता है। बट द फॉरमोस्ट क्वेश्चन इज, द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि डू यू नो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो कि हमारे लिए अर्थ के टेम्परेचर को होल्ड, डिटरमाइन या फिर चेंज कर सकती है? एंड दैट इज इंसोलेशन। ये क्या होता है? दैट इज द इनकमिंग सोलर रेडिएशंस की अर्थ को कितनी रेडिएशन सन से रिसीव हो रही है, क्योंकि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर होल प्रोसेस विच इज हैपनिंग ओवर द अर्थ सरफेस। अब देखिए, आपको पता है अर्थ जो है वो रिवॉल्व करती है अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, एंड दैट्स व्हाई देयर आर सर्टेन पोजीशन इन विच Earth is very close to the sun and there are certain position when Earth is far away from the sun. क्योंकि इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ये डिस्टेंस हमेशा फिक्स नहीं रहता। डिस्टेंस जब क्लोजेस्ट होती है अर्थ तो फिर आपका 147 मिलियन किलोमीटर देखने को मिलता है, जब फारदेस्ट होती है तो 152 मिलियन किलोमीटर देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पे काफी बड़ा डिफरेंस जो है वो हमें नजर आता है। एंड ऑब्वियसली व्हेन अर्थ क्लोज है तो फिर ज्यादा रेडिएशन रिसीव होंगी, और जब अर्थ आपकी दूर है तो रेडिएशन कम रिसीव होंगी। बट यही फैक्टर नहीं है, आपको यह भी पता होना चाहिए अर्थ जो इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है वो अर्थ टिल्टेड भी है। अब अर्थ के टिल्टेशन की वजह से होता क्या है, आपका इक्वेटर एरिया और 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ वाला एरिया, ये जो एरिया है ये आपके हाई हीट जोन कहलाते हैं, जिसके अंदर की आपका एंगल जो है सन की लाइट का वो ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर होता है। एंड दैट्स व्हाई परपेंडिकुलर अगर एंगल होता है तो आपकी सनलाइट कम ही एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होती है। अगर आपका एंगल कुछ स्लांटेड होता है तो आपकी वही सनलाइट काफी बड़े एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होती है, बिकॉज ऑफ विच यहाँ टेम्परेचर काफी हाई होता है, और इधर की बात करूं तो टेम्परेचर कंपैरेटिवली लो होता है। तो मैं इन जनरल कह सकता हूं व्हाइल मूविंग फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल टेम्परेचर जो है वो रिड्यूस करता है, और यही कारण है कि पोल पे हमें अबंडेंट स्नो देखने को मिल जाती है। तो ये तो कुछ हुए जो इंसुलेशन को चेंज कर रहे हैं, जिससे आपकी हीट जो है वो चेंज होती जा रही है। बट यस, देयर आर सर्टेन मैनी मोर फैक्टर्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर चेंजिंग इन इंसुलेशन। ये सिर्फ दो फैक्टर नहीं है। पहला फैक्टर हमने देखा, रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, क्योंकि रोटेशन जो है आपका वो टिल्टेड एक्सिस पे है, एंड बिकॉज ऑफ दिस टिल्टेड एक्सिस आपका ये जो पोर्शन है इसके ऊपर परपेंडिकुलर सनलाइट होती है और इसके ऊपर इलेक्ट्रिकल सनलाइट होगी। तो वही सनलाइट एक बड़े एरिया में जब डिस्ट्रीब्यूट होगी तो टेम्परेचर कम होगा, लेसर एरिया में आपका डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो टेम्परेचर कंपैरेटिवली ज्यादा होगा। दैट्स व्हाई ये ओवरहीटेड एरिया होते हैं। फिर जैसा मैंने बताया कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द सन रेज, इफ सन रेज आर डायरेक्टली फॉलिंग ऑन द सरफेस, आई होप सो आपने ग्लूकोज की एड देखी होगी जिसमें बच्चा दोपहर में खेलने जाता है, सन डायरेक्टली उसके ऊपर एक पाइप रखता है और सकिंग करना स्टार्ट कर देता है। तो ये दोपहर में क्यों हुआ? क्योंकि दोपहर में सनलाइट जो है वो डायरेक्ट होती है, तो डेफिनेटली आपका एंगल क्या है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो एंगल होता है उसी के अकॉर्डिंग हमारी आउटकम्स देखने को मिल जाती हैं। नेक्स्ट आता है मेरे पास लेंथ ऑफ द डे। यू नो समर में हमारे पास दिन जो है वो काफी बड़ा होता है, रात जो है छोटी होती है। तो मतलब ज्यादा टाइम तक हमने इनटेक किया और फिर आउटगोइंग जो है रेडिएशंस वो बहुत कम टाइम तक हुई, तो इसका मतलब क्या होगा? ओवर हीटिंग होगी। तो यस, आपका डे लेंथ अगर ज्यादा है तो भी हमारे पास क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसके बाद ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर। ऑब्वियस सी बात है, सुहाना सफर और ये मौसम हसीन, ये गाना तो सबने सुना होगा, लेकिन उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब बहुत सिंपल है। अगर क्लाउड कवर है तो ऑटोमेटिकली जो सनलाइट आएगी क्लाउड्स पे गिरेगी और वापस से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। अगर स्काई क्लियर है तो फिर सनलाइट डायरेक्टली अर्थ सरफेस पे पहुंचेगी और टेम्परेचर को काफी हद तक बढ़ा देगी। एंड देन इट कम्स टू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंड। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जो लैंड मास होता है ना उसकी स्पेसिफिक हीट बहुत कम होती है। नाउ व्हाट इज स्पेसिफिक हीट? इट्स द हीट or needed, it's the energy needed to increase the temperature of any body of 1 ग्राम by 1 डिग्री सेल्सियस। तो ये बहुत जल्दी ही टेम्परेचर राइज होता है। तो जहां लैंड मास ज्यादा है वहां पे हीटिंग ज्यादा होती है, जहां वाटर बॉडी ज्यादा है वहां पे फिर भी मॉडरेट टेम्परेचर देखने को मिल जाता है। अब सवाल ये आता है कि जैसे देखो, सनलाइट आती है, अगर इतने मिलियन ऑफ ईयर से लगातार सनलाइट आती ही रहती है हमारे पास, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास सनलाइट से हम कुछ भी
आउटकम नहीं ले पाते। आउटकम नहीं ले पाते इन द सेंस कि भाई हमारे पास तो हीटिंग और हीटिंग और हीटिंग ही चलती रहती ना, तो वो हमारे लिए सर्वाइवल को इंश्योर नहीं कर पाती। दैट्स व्हाई ऐसा नहीं है कि सनलाइट सिर्फ आती है, सनलाइट जाती भी है। तो जैसे आपकी पॉकेट होती है या गवर्नमेंट का बजट होता है कि कुछ टैक्स आता है फिर गवर्नमेंट कुछ एक्सपेंडिचर करती है, उसको क्या बोलते हैं? बजटिंग बोलते हैं। तो हमारे पास भी हीट बजट ऑफ अर्थ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने को मिलता है। तो हम कंसीडर करते हैं कि लेट्स से ऑन एन एवरेज 100 रेडिएशन, 100% हमने मान लिया कि जो भी रेडिएशन आती होंगी 100% रेडिएशन सन से अर्थ की तरफ चल रही थी। तो डू यू नो ये जो 100% रेडिएशन है ये अर्थ सरफेस पे नहीं पहुंचती। क्या होता है देखो, जब ये 100% रेडिएशन हमारी तरफ आती हैं, उनमें से 6% रेडिएशन ऑलरेडी ही स्पेस से स्कैटर हो जाती हैं। 100% रेडिएशंस में से 6% रेडिएशंस ऑलरेडी गोट स्कैटर्ड फ्रॉम द स्पेस। नाउ व्हाट विल हैपन, जो आपका कुछ रेडिएशंस है अराउंड 27% वो हमारे पास क्लाउड से रिफ्लेक्ट होती हैं एंड अराउंड 2% रेडिएशन अर्थ सरफेस से जैसे कि स्नो वगैरह है वहां से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं। तो अगर मैं इनको टोटल करूंगा तो आई गेट टू नो कि 35% रेडिएशन तो वैसे ही रिफ्लेक्ट बैक हो गई, वो पहुंची ही नहीं। तो अर्थ के पास कितने पहुंचे? 65%। अब ये जो 65% रेडिएशन आगे पहुंचती हैं इनमें से 14% रेडिएशन, 14% रेडिएशन क्या हो जाती हैं? एटमॉस्फेयर 14% रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है ना, मतलब आई लेकिन वो एटमॉस्फेयर के अंदर ही एब्जॉर्ब हो गई, जैसे ओजोन लेयर ने एब्जॉर्ब कर ली, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई ने एब्जॉर्ब कर ली। तो अर्थ सरफेस तक पहुंचते पहुंचते वी आर लेफ्ट विद 51% ऑफ द रेडिएशंस, जिसमें से क्या होता है आपका 17% रेडिएशन अर्थ का सरफेस एब्जॉर्ब करता है और 34% रेडिएशन ओशियन वगैरह के अंदर वेपोराइजेशन के अंदर चली जाती है। तो मतलब अब सवाल ये कि ये 51% रेडिएशन का क्या होता है सर? तो 51% रेडिएशन में क्या होगा, अर्थ जो भी एब्जॉर्ब कर रही है उसमें से 23% रेडिएशन वापस से रिफ्लेक्ट बैक करती है। इसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। दिस विल बी नेम्ड एज टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ठीक है, और क्या होगा, 9% जो रेडिएशंस होंगी वो हमारी टर्बुलेंस की फॉर्म में जाती हैं। टर्बुलेंस मतलब होता है आपका कि जैसे आपका लेट्स से विंड जो है वो गर्म हो गई, कन्वेक्शन के थ्रू वो राइज होना स्टार्ट हो गई, वेपर्स बने वो राइज होना स्टार्ट हो गए, ये सब प्रोसेस चलेगा। तो ये आपका 9% रेडिएशन यहां से चली जाएंगे, तो मेकिंग इट्स टोटल कि 23 प्लस 9 ये 32 रेडिएशंस माइनस हो गई है। इसके बाद में 19 रेडिएशन जो है वो कंडेंसेशन के थ्रू जाती है। कंडेंसेशन के थ्रू जाने का मतलब जैसे आइस मेल्ट हो गई है, वो एनर्जी जा रही है, उसमें से इवेपोरेशन हो गया है, तो ये प्रोसेस चलता चला जाता है। ऐसे ही आपकी जो सनलाइट, जो आपकी विंड्स जा रही हैं, क्लाउड्स जा रहे हैं, वो धीरे धीरे वहां पे कूल डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये कंडेंसेशन प्रोसेस होता है। ऐसे ही प्लांट जो है उनके थ्रू ट्रांसपीरेशन हो जाता है, ये सारे प्रोसेस होंगे, उसमें 19% रेडिएशन जाएंगी, तो मेकिंग इट्स टोटल 19%। तो अगेन क्या हो गया, 51% रेडिएशन वापस चली गई। तो 51% रेडिएशन आई और वही रेडिएशन वापस भी चली गई। मतलब अर्थ अपने बजट को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करती है और इसीलिए अर्थ की रेडिएशन जो है बड़े परफेक्ट वे में टेम्परेचर को मैनेज करती है। यही होता है हीट बजट ऑफ अर्थ। ठीक है, तो इसमें आपको ये याद नहीं करना है कि माइन्यूट की कितने कौन कहाँ एब्जॉर्प्शन हुआ कहाँ नहीं। एसेंस ये है कि हीटिंग जो है अर्थ सरफेस की वो मैनेज रहती है, क्योंकि इनकमिंग एंड आउटगोइंग सोलर रेडिएशंस अपने आप को मैनेज करती है। अब सवाल ये है कि सर किसी एरिया का टेम्परेचर कहीं ज्यादा होता है कहीं कम होता है, इसके डिस्ट्रीब्यूशन को क्या क्या फैक्टर इंपैक्ट करते हैं? तो सबसे पहला तो लैटिट्यूड ऑफ अ स्पेस या ऑफ अ प्लेस। कैसे? क्योंकि लैटिट्यूड अगर इक्वेटर के आसपास है, 30 डिग्री नॉर्थ या 30 डिग्री साउथ के बीच में है, तो ये ट्रॉपिकल एरिया है जहां पे अच्छी खासी सनलाइट आती है, क्योंकि एंगल क्या है आपका 90 डिग्री, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हीटिंग होगी। देन इट कम्स टू द एल्टीट्यूड ऑफ अ प्लेस, कि जब हम हाइट पे जाते हैं, यू नो माउंट एवरेस्ट जो है वो फ्रीज्ड कंडीशन में क्यों रहता है? बिकॉज व्हेन यू विल गो एट द हाइट आपका टेम्परेचर फिर से डिक्रीज होना स्टार्ट होता है। बट व्हाई? वी आर गोइंग नियर टू द सन, फिर टेम्परेचर डिक्रीज क्यों होता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि सन रेडिएशन डायरेक्टली जब आती है मेरे पास तो वो कभी भी हीटिंग इंपैक्ट नहीं देती। वो हीटिंग इंपैक्ट तब देती है जब एब्जॉर्ब हो जाती हैं और वापस जाती हैं, तो फिर वो क्या हो जाती है आपकी लॉन्ग वेवलेंथ। तो शॉर्ट वेवलेंथ से वो लॉन्ग वेवलेंथ होती है, तब वो हीटिंग इंपैक्ट देती है। फिर सी से कितना डिस्टेंस है, जैसे दिल्ली और चेन्नई है, चेन्नई जो है एज सच एक्सट्रीम टेम्परेचर पे नहीं जाता, दिल्ली एक्सट्रीम टेम्परेचर पे पहुंचता है। तो अगर कोई वाटर बॉडी से प्लेस काफी दूर है तो एक्सट्रीम टेम्परेचर वहां देखने को मिल जाएगा। फिर आते हैं आपके एयर मास एंड ओशियन करंट। देखिए एयर मास एंड ओशियन करंट मतलब ये वार्म अगर होंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, कोल्ड होंगे तो टेम्परेचर कम होगा। और लोकल एस्पेक्ट ग्रास है, स्नो है, ये सब भी हमें डिटरमाइन करते हैं किसी भी एरिया के टेम्परेचर को। तो इसलिए हम आइसोथर्म्स ड्रॉ करते हैं। आइसोथर्म्स क्या होते हैं? द लाइंस व्हिच जॉइन द पॉइंट्स हैविंग सेम टेम्परेचर।
तो आइसोथर्म देखो यहाँ पे आपका 20 डिग्री आइसोथर्म है, यहाँ पे आपका 18 डिग्री 19 डिग्री आइसोथर्म, ऐसे आइसोथर्म्स होते हैं। और ये आइसोथर्म्स जब भी आप कॉन्टिनेंट से वाटर बॉडी पे जाओगे तो ये फ्लक्चुएट करते हैं। इन द मंथ ऑफ जनवरी अलग होंगे, जुलाई मंथ में अलग होंगे, नेचुरल सी बात है। जनवरी में आपका सन होता है सदर्न हेमिस्फीयर में, जुलाई में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो आइसोथर्म्स चेंज होते हैं विद टाइम। तो दिस इज द होल चैप्टर जो आपको पढ़ना है और फिर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखने हैं, क्योंकि इसी से आप इस प्रोग्राम का मैक्सिमम फायदा उठा पाएंगे। इफ यू हैव एनी डाउट, कपिल भारद्वाज फॉर यू इज माय इंस्टा हैंडल, यू कैन फॉलो मी हियर। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट विशेस।